नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय जो टेस्ट सीरीज चल रही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से चल रही है। और ये साहित्य का इतिहास, चाहे आप यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हों या छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साहित्य का इतिहास सभी पाठ्यक्रम में शामिल है। कल आप लोगों को टेस्ट सीरीज नहीं मिली थी, आज ये छठी टेस्ट सीरीज है और इसमें सिर्फ और सिर्फ रीतिकाल के कवियों और उनकी रचनाओं, उनके बारे में कथन पर आधारित प्रश्न हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से रीतिकाल पर आधारित यहाँ पर सभी कवियों को लगभग शामिल कर लिया गया है। इसके बाद में गद्य विधा का विकास अगली टेस्ट सीरीज होगी। आधुनिक काल में गद्य विधा का विकास या आधुनिक काल से पूर्व गद्य की जो अवस्था थी उसकी बात करेंगे कल की टेस्ट सीरीज में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यूजीसी नेट जेआरएफ या यूपीएससी के लिए पूरा बैच आपको चाहिए, जो कि बैच स्टार्ट है, चल रहा है, तो आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पब्लिश किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से जब पूरी टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो विश्वनाथ त्रिपाठी का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास से टेस्ट सीरीज शुरू होगी। और जब वह कंप्लीट हो जाएगा तब बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से होगा। और इसके बाद पाठ्यक्रम में जितने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, कविताएं, जो विधाएं लगी हैं उन विधाओं पर आधारित टेस्ट सीरीज होगा। तो यह क्रम लगातार चलता रहेगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस सीरीज में आपके कितने प्रश्न सही हुए। प्रश्न संख्या 1 है, रीतिकालीन कवि देवकीनंदन की रचना कौन सी नहीं है? श्रृंगार चरित, अवधूत भूषण, सरफराज चंद्रिका, केसरी प्रकाश। आपका उत्तर हो जाएगा डी, केसरी प्रकाश चंदन कवि की रचना है, देवकीनंदन की नहीं है। कहा जाता है कि देवकीनंदन 1941 में श्रृंगार चरित्र की रचना की और 1841 में श्रृंगार चरित्र की रचना की और 1857 में अवधूत भूषण की रचना की और फिर सरफराज चंद्रिका की रचना की। सरफराज चंद्रिका रस और अलंकार के ग्रंथ है। कहा जाता है कि 1843 में कुंवर सरफराज गिरी नामक किसी धनाढ़ महंत के यहाँ देवकीनंदन थे और उन्हीं पर इन्होंने सरफराज चंद्रिका नामक अलंकार ग्रंथ लिखा। ये जो सरफराज चंद्रिका है ये एक अलंकार ग्रंथ है। और इसके बाद रुद्दामऊ, हरदोई में रुद्दामऊ जो है वहाँ के एक रईस अवधूत सिंह है, अवधूत सिंह के यहाँ गए और उनके नाम पर इन्होंने अवधूत भूषण बनाया। बाकी इनका जो श्रृंगार चरित्र है वो रस, भाव, नायिका, वेद के अलावा इसमें अलंकार भी दिया गया है। दूसरा प्रश्न है कि रीतिकालीन कौन से कवि फारसी की रचनाओं में अपना उपनाम संदल रखा था? उत्तर हो जाएगा सी, चंदन कवि। चंदन कवि के बारे में कहा जाता है कि शाहजहांपुर के रहने वाले थे और ये राजा केसरी सिंह के यहाँ रहा करते थे। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। श्रृंगार सागर लिखा है, काव्याभरण लिखा है, कल्लोल तरंगिणी लिखा है। इसके अलावा केसरी प्रकाश है, चंदन सतसई है, पथिक बोध है, नखशिख है, नाम माला है। तो ये सारी रचनाएं, और इनकी रचनाएं परसों के टेस्ट सीरीज में मैंने आप लोगों को दिया था। रीतिकालीन कवि महाराज राम सिंह की अलंकार दर्पण की पंक्तियां कौन सी हैं? महाराज राम सिंह जो थे उनके अलंकार दर्पण की पंक्तियां कौन सी हैं? वैसे अलंकार दर्पण के अलावा उन्होंने
रस निवास लिखा, रस विनोद लिखा, तो ये सब ग्रंथ महाराज राम सिंह ने लिखा है। प्रश्न संख्या 3 में आप देखेंगे 2, 3, 4। भाई पहला तो आपको पता ही है बिहारी का है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। बाकी जो 3 पंक्तियां हैं वो महाराज राम सिंह की हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसे कवियों का नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं। भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से ही कराया जा रहा है, कहीं अलग से किसी स्रोत से नहीं। और अक्सर आपने परीक्षाओं में देखा है कि 3 से 4 प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिन कवियों के नाम आपने नहीं सुना है और परीक्षा में वो रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि सब रटे रटाए जो पुराने हैं वही रिवीजन हो जाएगा, वही रिपीट कर दिया जाएगा परीक्षाओं में। हमेशा नए प्रश्न, नए तथ्य रहते हैं और वो सब साहित्य के इतिहास से ही रहते हैं अभी तक जो देखा गया है। तो 3 का उत्तर हो जाएगा बी, 2, 3, 4। निम्न रचना और रचनाकारों का बेमेल जोड़ा कौन सा है? नरेंद्र भूषण भान कवि की रचना, दलेल प्रकाश थानराय कवि की रचना, टिकैत राय प्रकाश बेनी बंदीजन की रचना, सत्योपाख्यान बेनी प्रवीण की रचना। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बेमेल जोड़ा डी होगा, सत्योपाख्यान। ये लालक दास महंत की रचना है, लखनऊ के रहने वाले थे लालक दास महंत। लालक दास महंत ये लखनऊ के रहने वाले थे, लालक दास महंत। और कहा जाता है कि जो बेनी बंदीजन थे, बेनी बंदीजन ने लालक दास पर रचनाएं भी लिखी है, लालक दास पर पद भी इन्होंने लिखा है। बेनी बंदीजन ने लालक दास पर इन्होंने जो पद लिखा है, जो चौपाई लिखी है, आप देखेंगे कि ललना ललक नयन मैन की झलक, ललना ललक नयन मैन की झलक और हंसी हेरत अलक रद खलक ललक दास। तो ये पद भी लिखा गया है बेनी बंदीजन के द्वारा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए कहा कि इनकी भाषा में मंजुलता और लालित्य है? यदि अपने ग्रंथ को इन्होंने भानुमति का पिटारा न बनाया होता तो इनकी बड़ी कवियों की सी ख्याति होती। आपका उत्तर हो जाएगा सी, थान कवि के बारे में कहा गया है। बेनी बंदीजन की काव्य पंक्ति कौन सी नहीं है? प्रश्न संख्या 6। यह सीरीज आपको मिल ही चुकी है, आपने पूरी पंक्तियों को पढ़ ही लिया होगा। उत्तर हो जाएगा आपका 6 का ए, बेनी बंदीजन की पंक्ति पहली नहीं है बल्कि यह थान कवि की पंक्ति है, थानराय। रीतिकालीन कवि बेनी को प्रवीण की उपाधि किसने दी थी? बेनी प्रवीण और बेनी बंदीजन 2 कवि हैं, ध्यान रखना। बेनी बंदीजन ने कवि बेनी को प्रवीण की उपाधि दी थी और तभी से इनका नाम है बेनी प्रवीण। बेनी प्रवीण की रचना कौन सी नहीं है? नवरस तरंग, श्रृंगार शिरोमणि, श्रृंगार भूषण, नाना राव प्रकाश। आपका उत्तर हो जाएगा बी, श्रृंगार शिरोमण। श्रृंगार शिरोमण बेनी प्रवीण की रचना नहीं है बल्कि जसवंत सिंह द्वितीय की रचना है। जसवंत सिंह द्वितीय की रचना है श्रृंगार शिरोमणि, जो कि श्रृंगार रस का बहुत बड़ा ग्रंथ है। श्रृंगार शिरोमणि में कहा गया है कि घनन के ओर सोर चारों ओर मोरन के अति चित चोर तैसे अंकुर मनु रहे। रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए कहा है कि ये ब्रज भाषा के मतिराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं? उत्तर हो जाएगा डी, बेनी प्रवीण के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, यशोदा नंदन ने भी एक बरवै नायिका भेद लिखा है। बरवै नायिका भेद यशोदा नंदन ने भी लिखा है, ध्यान रखना, क्योंकि शब्द पर जब नहीं ध्यान देते हैं तो कहते हैं सर ये रचना तो इन्होंने भी लिखा है, इन्होंने भी लिखा है, आपने तो यहाँ यशोदा नंदन बता दिया है ना। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखना कि इन्होंने भी लिखा है, जिसमें कुल 62 बरवें हैं।
उनमें से कौन सी पंक्ति है? आपका उत्तर हो जाएगा बी। यशोदानंदन ने जो लिखा है, यशोदानंदन की इस पंक्ति में आप देखेंगे कि बी होगा, 10 का बी होगा। अहिरिन मन के गहिरिन उतर न दे हैं, यह यशोदानंदन के जो बरवे है उसकी पंक्ति है कि अहिरिन मन के गहिरिन उतर न दे और नैना करे मथनिया मन मथ ले। बाकी जो पंक्ति दी गई है तो यहाँ पर ये बेनी प्रवीण की पंक्ति है, बेनी प्रवीण की पंक्ति है, जसवंत सिंह द्वितीय की पंक्ति है और ये भी बेनी प्रवीण की पंक्ति है। ऐसे नए नए तथ्य आप देखेंगे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि ये पंक्तियां किसकी हैं। खल खंडन मंडन धरन उद्धत उदित उदंड और 10 मंडन दारुण समर हिंदू राज भुजदंड, ये काव्य पंक्ति किसकी है? उत्तर हो जाएगा बी, करण कवि की है। करण कवि जिन्होंने साहित्य रस और रस कल्लोल नामक 2 रीति ग्रंथ लिखे हैं, उन्हीं की यह पंक्ति है। केशों की कविप्रिया की शैली पर लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? उत्तर हो जाएगा सी, बाग मनोहर। कविप्रिया की शैली पर लिखा गया बाग मनोहर गुरुदीन पांडे की रचना है। गुरुदीन पांडे की रचना है। पद्माकर भट्ट की रचनाएं कौन सी हैं? हिम्मत बहादुर विरुदावली, जगद्विनोद, पद्माभरण। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। मतिराम के रसराज के समान पद्माकर की रचना कौन सी है? उत्तर हो जाएगा बी, जगद्विनोद। ये परीक्षाओं में खूब पूछा गया है। पद्माकर का जगद्विनोद पूछा गया है, हिम्मत बहादुर विरुदावली पूछा गया है, पद्माभरण पूछा गया है, गंगा लहरी पूछा गया है। पद्माकर की पंक्तियां कौन सी हैं? ये पंक्तियां भी परीक्षाओं में खूब पूछी गई हैं। फागु के भीर अभीर, पद्माकर की ये जो पंक्तियां यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फागु के भीर अभीरिन में गई गोविंद लई गई भीतर गोरी, और भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीर की झोली, और छीन पितंबर कम्मर तेसु विदा दई मिड़ कपोलन रोरी, और नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी। तो ये जो पंक्तियां आप देख रहे हैं, ये पंक्तियां पद्माकर की परीक्षाओं में खूब पूछी गई हैं। ग्वाल कवि की रचनाएं कौन सी हैं? यमुना लहरी, भक्त भावना, रसिकानंद, व्यंग्यार्थ कौमुदी। आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, क्योंकि व्यंग्यार्थ कौमुदी भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी है? प्रताप शाही की। व्यंग्यार्थ कौमुदी प्रताप शाही की है, जो इन्होंने संवत 1882 में लिखा है। यही प्रताप शाही 1866 में काव्य विलास भी लिखा है, और भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। ग्वाल कवि की रचना कौन सी नहीं है? प्रश्न संख्या 17, ग्वाल कवि की रचना कौन सी नहीं है? उत्तर हो जाएगा बी, काव्य विलास नहीं है। काव्य विलास भी प्रताप शाही की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए कहा कि आचार्यत्व में इनका नाम मतिराम, श्रीपति और भिखारीदास के साथ आता है? प्रश्न संख्या 18, उत्तर हो जाएगा सी, प्रताप शाही के लिए कहा गया। प्रताप शाही के व्यंग्यार्थ कौमुदी में कुल कितने पद हैं? तो कुल पदों की संख्या 130 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में ही जितनी चीजें लिखी हैं, जितने तथ्य हैं, उन्हीं पर आधारित आपको प्रश्न दिया जा रहा है। सीख सिखाई ना मानत है, सीख सिखाई ना मानत है, बरी बस संग सकीन के आवें, सकीन के आवें, खेलत खेल नए जल में बिना काम व्यर्था करत जाम बितावें, और छोड़ के साथ सहेलिन को
रह के कहीं कौन सदावहि पावें, और कौन परी यह बान अरी नित नीर भरी गगरी ढरकावें। ये पूरा पद है। ये प्रताप शाही के किस रचना से है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, व्यंग्यार्थ कौमुदी से है। व्यंग्य किया गया है, व्यंग्यार्थ कौमुदी से है। अगला प्रश्न देखें। धन्य अमर चित छत्रपति अमर तिहारो मान, और शाहजहां की गोद में हनो सलावत खान। ये पंक्ति किसकी है? ये तो आप लोगों को याद होगा, कई बार मैंने आप लोगों से पूछा है, टेस्ट सीरीज में भी मैंने आप लोगों को दिया है। बनवारी का है, बनवारी का है। कहा जाता है एक बार कि सलावत खान ने किसी बात पर अमर सिंह को गंवार कह दिया था, जिस पर इन्होंने चट तलवार खींचकर और सलावत खान को वहीं मार डाला। और इस घटना का भारी ओजपूर्ण वर्णन बनवारी के पदों में है। और बनवारी कहते हैं कि धन्य अमर चित छत्रपति अमर तिहारो मान, और शाहजहां की गोद में हनो सलावत खान, और उत गवार मुखते कढ़ी इतः कढ़ी जमधार, और वार कहन पायो नहीं भई कटारी पार। भले बुरे सब एक सम जौलो बोलत नाही, और जान परत हैं काग पिक ऋतु वसंत के माही। यह पद किसका है? रहीम, बिहारी, कबीर, वृंद। आपका उत्तर हो जाएगा डी, वृंद की पंक्ति है। वैसे वृंद सतसई आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें 700 दोहे हैं। वैसे भाव पंचाशिका भी इन्हीं की रचना है, श्रृंगार शिक्षा भी इनकी रचना है। मरे बैल गरियार मरे वह अड़ियल टट्टू, और मरे करकसा नार मरे वो खसम निखट्टू। ये पंक्ति किसकी है? बनवारी, बैताल, वृंद, आलम। आपका उत्तर हो जाएगा बैताल कवि की यह पंक्ति है। कवि बैताल की यह पंक्ति है। पूरा 4 लाइन का इन्होंने पूरा पद लिखा है कि मरे बैल गरियार मरे वह अड़ियल टट्टू, और मरे करकसा नार मरे वह खास निखट्टू, और बामन सो मरी जाए हाथ लय मदिरा प्यावे, और पूत वही मर जाए जो कुल में दाग लगावे। आगे कहते हैं अरुबेनियाओ राजा मरे तबे नींद भर सोई हैं, और बैताल कहाँ विक्रम सुने एते मरे न रोई हैं। तो ये बैताल कवि की पंक्ति है। आलम की पंक्ति कौन सी नहीं है? यानी 3 पंक्तियां आलम की हैं, 1 पंक्ति इसमें आलम की नहीं है। कौन सी नहीं है? कनक, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, कनक छरी से कामनी काहे को कटछीन, कट को कंचन काटे विद कुचन मध्य धर दीन, और नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनव करो, और कैंधो मोर सोर तज गए री आनत भाजी। उत्तर हो जाएगा बी। यह आलम की पंक्ति नहीं है, शेख रंगरेजिन की है। कहा जाता है आलम ने अपनी पगड़ी धोने के लिए, रंगने के लिए शेख रंगरेजिन के पास भेजा था, और एक कोने पर यह पद लिखा हुआ था, जिसको जब रंगरेजिन के पास जाता है पगड़ी और देखती है कि कोने में कुछ बंधा है, उसे खोलती है तो देखती है एक पद लिखा है, तो उसी पद को रंगरेजिन ने पूरा किया था ये लिख कर। तो ये रंगरेजिन का है, आलम का पद नहीं है। आलम का पूर्व नाम क्या था? भाई शेख रंगरेजिन के प्रेम में आकर इन्होंने अपना नाम आलम रख लिया। इससे पहले इनका क्या नाम था? ये जाति के ब्राह्मण थे। आपका उत्तर हो जाएगा ए, लाल मणि त्रिपाठी इनका नाम था आलम का। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आलम की गणना किसकी कोटि में होनी चाहिए? रसखान, घनानंद, पद्माकर, 1 2 2 3 1 3 1 2 3। उत्तर हो जाएगा रसखान और घनानंद की कोटि में। लाल कवि की रचनाएं कौन सी हैं? जंगनामा, छत्र प्रकाश, विष्णु विलास। उत्तर हो जाएगा बी, 2 और 3। जंगनामा इनकी रचना नहीं, बल्कि जंगनामा श्रीधर की रचना है। मुरलीधर या श्रीधर की रचना जंगनामा है।
रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए कहा कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है? उत्तर हो जाएगा सी, घनानंद के लिए कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए कहा कि इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में कोई और कभी समर्थ नहीं हुआ? उत्तर हो जाएगा बी, घनानंद के लिए कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा घनानंद के लिए कहा गया कथन कौन सा है? तो यहाँ पर पांचों कथन है। ये पांचों कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, घनानंद के बारे में अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। और यहाँ पर जितने कथन दिए गए हैं प्रश्न के माध्यम से, आप देखें कोई ना कोई परीक्षा में जरूर पूछा गया है और आगे भी पूछा जा रहा है। तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिए कि घनानंद ने ना तो बिहारी की तरह विरहताप को बाहरी माप से मापा है, न बाहरी उछल कूद दिखाई है। घनानंद की मौन मधी पुकार है। भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी का नहीं। घनानंद उन बिरले कवियों में है जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। तो ये सारे के सारे कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं, जो कि घनानंद के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 कि घनानंद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन कौन सा है? तो यहाँ पर भी उत्तर डी हो जाएगा। प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर की ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक का तथा जवादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद के पदों में सुजान शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? श्रृंगार में नायक के लिए, वीर रस के में आश्रयदाता के लिए, भक्ति में कृष्ण के लिए। उत्तर हो जाएगा सी 1 और 3। वीर रस के इन्होंने पद ही नहीं लिखा, और जहाँ पर एक आध पद अगर कहीं मिलेंगे भी तो वहाँ पर सुजान शब्द का प्रयोग ही नहीं है। घनानंद का कौन सा पद नहीं है? प्रश्न संख्या 33। अंतर में बासी पे उदासी कैसो अंतर है, मूरत सिंगार की उजारी छवि आछी भांति, अद्भुत गति है प्रेम की बैनन कही ना जाए, आना कानी आरसी निहारबो करेगो कौलो। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि यह रसनिधि की पंक्ति है। यहाँ पर जो ये पंक्ति दी गई है, ये पंक्ति किसकी है? तो रसनिधि की ये पंक्तियाँ हैं। अद्भुत गति यह प्रेम की बैनन कही ना जाए, और दरस भूख लागे दृगन भूखे देत भगाए, और लेहु न मजनू ढोर ढिग को लैला नाम, और दर्दवंत को नेक तो लेन तेहु विश्राम। बिहारी सतसई के आधार पर रतन हजारा ग्रंथ किसने लिखा है? कई बार परीक्षाओं में रतन हजारा पूछा गया है। पृथ्वी सिंह का है। पृथ्वी सिंह, जिनका नाम रसनिधि है। रसनिधि, तो चाहे आप रसनिधि ध्यान रखिए और चाहे पृथ्वी सिंह ध्यान रखिए, क्योंकि पृथ्वी सिंह का ही नाम है रसनिधि, या रसनिधि का ही नाम है पृथ्वी सिंह। आप जैसे भी याद रख सकें। अगला प्रश्न है घनानंद का पद कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 35। तो उत्तर हो जाएगा पहला ही कि चतुर चितेरे तो सभी लिखत न हिया हठराए, और कलश छुअत कर आंगुरी कटी कटाछन जाए, और मन गयंद छवि मद छके तोरे जंजीर भगात, और हिये के जीने तार सो सहजे ही बंधी जात। ये पद किसका है? तो रसनिधि का है। बाकी अति सुधो स्नेह को मारग है, घनानंद की पंक्ति। तुम कौन सी पट्टी पटे को लला मन, लेहु न देहु छटाक नहीं। तुम कौन सी पट्टी पढ़े हो लला, यानी कौन सी पट्टी तुमने लला पढ़ रखा है। मन लेहु, मन तो ले लेते हो, पर देहु छटाक नहीं, जरा छटाक भर भी कुछ नहीं देते हो बदले में। पर कारज देह को धारे फिरो पर जन्य जथारथ के दर्शों। तो ये तीनों पंक्तियां घनानंद की हैं। महाराज विश्वनाथ सिंह की रचनाएं कौन सी हैं? प्रश्न संख्या 36 देखें तो उत्तर हो जाएगा डी। वेदांत पंचक शतिका है, आनंद रामायण है, आनंद रघुनंदन है। ये तीनों रचनाएं महाराज विश्वनाथ सिंह की हैं। उधव कुंवर दो प्राण प्यारे,
हिम ऋतु प्रात प्राय सब मिटेंगे, नभ सर ऐसे पोहकर तारे, यह पद किसका है? थान कवि, पोहकर कवि विश्वनाथ सिंह घनानंद। अब यहाँ पर पोहकर लिखा है तो जिनको नहीं पता होगा वो लगा देंगे कि वो पोहकर कवि का है, लेकिन ये किसका है? विश्वनाथ का है। विश्वनाथ का ये पद है। बनी ठनी किसकी पत्नी थी जो कविता भी करती थी? उत्तर हो जाएगा बी, नागरी दास की है। नागरी दास की पत्नी का नाम था बनी ठनी, जो वृंदावन में इनके साथ रहती थी। पत्नी क्या, उपपत्नी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में इनके लिए, बनी ठनी के लिए उपपत्नी शब्द का प्रयोग किया गया है। निम्न रचना और रचनाकारों का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1 और 3। मनोरथ मंजरी नागरी दास का है। स्नेह सागर बक्सी हंसराज का है। सुजानानंद, जो सुजानानंद रचना है, यह घनानंद की नहीं है बल्कि नागरी दास की है। नागरी दास, नागरी दास की है सुजानानंद। अगला प्रश्न देखें, केशवदास के अलावा और किसने रामचंद्रिका की रचना की? भाई रामचंद्रिका केशवदास ने लिखा, सभी को रटा है, लेकिन केशव के अलावा और किसने रामचंद्रिका शीर्षक से रचना की है? तो उत्तर हो जाएगा बी, बक्सी हंसराज। उत्तर हो जाएगा आपका बी, बक्सी हंसराज। साईं बेटा बाप के बिगड़े भयो अकाज, और हरनाकुश, हरनाकुश मतलब हिरण्यकश्यप, हरनाकुश अरुकंस को गयो दुहन को राज, यह पद किसका है? गिरधर कविराय, भगवत रसिक, वृंदावन दास, नागरी दास। उत्तर हो जाएगा ए, गिरधर कविराय की पंक्ति है। राधा सुधा शतक किसकी रचना है? उत्तर हो जाएगा बी, हठी जी की रचना है। राधा सुधा शतक, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हठी जी हित हरिवंश के शिष्य परंपरा में बहुत ही साहित्य मर्मज्ञ और कलाकुशल कवि थे, जिन्होंने संवत 1837 में राधा सुधा शतक लिखा है, जिसमें 11 दोहे और 103 कवित्त सवैया है। 11 दोहे हैं और 103 कवित्त सवैया है। अगला प्रश्न है कि महाराज सुजान सिंह, जिनका उपनाम सूरजमल था, इनके पराक्रम पर सुजान चरित्र रचना किसकी है? उत्तर हो जाएगा बी, सूदन की रचना है सुजान चरित्र। सूदन की रचना सुजान चरित्र में कब से कब तक का वर्णन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1802 से लेकर 1810 तक। सूदन की रचना सुजान चरित्र में कब से कब तक वर्णन है? तो संवत 1802 से 1810 तक। सूदन की रचना सुजान चरित्र के आरंभ में कितने कवियों का नाम गिनाया गया है? उत्तर हो जाएगा सी, 175। अगला प्रश्न है कि बोधा की रचनाएं कौन सी हैं? बिरह बारी, शेषनामा, राधा कृष्ण विलास। उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2। यह गोकुलनाथ की रचना है, राधा कृष्ण विलास। बोधा की पंक्ति कौन सी है? तो यहां पर बोधा की पंक्ति तीनों है, 1 2 3। निम्न में से किसने गोविंद दास के अनुरोध पर रामाश्वमेध ग्रंथ लिखा था? प्रश्न संख्या 48। उत्तर हो जाएगा सी, मधुसूदन दास। माधुर्य लहरी किसकी रचना है? माधुर्य लहरी। प्रश्न संख्या 49। उत्तर हो जाएगा ए, कृष्णदास की रचना है। दीनदयाल गिरी की रचनाएं कौन सी हैं? तो उत्तर हो जाएगा डी, दीनदयाल गिरी की ये सारी रचनाएं हैं। तो इस तरीके से रीतिकालीन हम लोगों ने पूरा किया। अब इसके बाद में इसमें रीतिकाल में बहुत ज़्यादा नहीं, जो महत्वपूर्ण है अगर देखें तो एक खुमान कवि बसते हैं। खुमान कवि बसते हैं, खुमान कवि हैं, या फिर पजनेश हैं, पजनेश हैं, खुमान कवि हैं, द्विजदेव हैं, यही 3-4 कवि बसते हैं। तो आगे की जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें
रीतिकाल के प्रारंभ में जो तीन चार इधर बचे हैं इनको शामिल करेंगे और बाकी गद्य विधा को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यानी टेस्ट सीरीज किसमें? 7 में। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा कि आपके इस सीरीज में कितने प्रश्न सही हुए। बाकी जो शेड्यूल चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते चल रहे हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं नए बैच में तो उसके लिए हमारे दिए गए नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी हम लोग अगले सीरीज में फिर से मिलेंगे।